नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। यूपी की सियासत में बार बार ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो सरकार की किरकिरी का कारण बन रहे हैं। चाहे वो घटना किसी ऐप को लेकर के हो, किसी एमओयू को लेकर के हो, किसी शहीद की मूर्ति भंजन का मामला हो, या फिर अलग अलग तरीके के कानून व्यवस्था। हाल में हुए मामलों ने बार बार सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी। ये क्यों हो रहा है? चुनावी साल में आखिर ऐसी क्या वजह है कि अफसर या अफसरों की कारगुजारी सरकार पर भारी पड़ रही है? मेरे साथ देवकीनंदन मिश्र, देश के जाने माने पत्रकार, उनसे चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। देवकी जी, स्वागत है आपका। ये जो बार बार हो रहा है, इसको इत्तेफाक तो नहीं कह सकते? ये इत्तेफाक तो नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये चूक है और इस चूक ये बड़ी चूक है। जैसे कुछ एआई की जो बात प्रकाश में आई, जिस पर मुझे लगता है कि करीब 9 साल हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री बने, पहली बार वो निजी तौर पर ट्रोल हुए हैं। इससे पहले मुझे कोई याद नहीं है कोई घटनाक्रम जिसमें योगी जी ट्रोल हुए हों। बाकी तो ऑफिसर्स ट्रोल होते रहते हैं, सरकार ट्रोल होती रहती है, लेकिन फर्स्ट टाइम योगी जी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पर योगी जी ने इस पर अफसरों की क्लास लगाई होगी और ठीक से लगाई होगी। इसमें भी कोई संदेह नहीं और ठीक से क्लास लगाई होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये क्लास से सिर्फ बात नहीं बनेगी, इस पर तो एक्शन होना चाहिए। पहली बात, 25,000 करोड़ का एमओयू एक ऐसी कंपनी से किया जाना जिसका पिछले साल का जो टर्नओवर है वो 50 लाख दिखाया जा रहा है, 49 लाख के आसपास का है। आप उससे 25,000 करोड़ का एमओयू कर रहे हैं। एमओयू कोई योगी जी तो कर नहीं रहे, उनकी पूरी टीम है अफसरों की, वो टीम कर रही है। तो टीम क्या कर रही थी? क्या उसके बारे में बिना जांच पड़ताल के एमओयू कर रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये योगी जी के साथ धोखा कर रहे हैं अफसर, उत्तर प्रदेश के साथ धोखा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो 25-24 करोड़ पॉपुलेशन है उसको लेकर के धोखा कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है, इस पर एक्शन होना ही चाहिए। क्योंकि और देखिए गलती कहां हो रही है। पहली बात तो यह है कि किसी भी कंपनी के साथ, मेरे कंपनी है मान लीजिए, उससे आप एमओयू करना चाहते हैं, मैं बता रहा हूं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतना इन्वेस्ट कर दूंगा। पहले मेरी हैसियत भी है कि नहीं है इन्वेस्ट करने की? मेरे पास पैसा भी है कि नहीं है? कहां से हम इन्वेस्ट कर देंगे? और काहे को दिखावा करना? मतलब मान लीजिए, अगर क्या बताना चाहते हैं, अगर आपने कोई टारगेट रखा कि भाई 5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन होना है, हम कहते हैं कि 4,75,000 का ही एमओयू साइन हो तो कोई छोटी बात नहीं है। हम कहते 3 लाख का हो, 2 लाख का हो, और वस्तु स्थिति पता होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? भाई सरकार के वो अफसर। और खासतौर पर इसमें तो मैं विजय किरण आनंद को सामने लेकर के आऊंगा कि विजय किरण आनंद, पिछले साल कुंभ में किरकिरी हुई, अब फिर फजीहत करा दी आपने। आप अपने हैंडल से क्यों नहीं जारी किया? मुख्यमंत्री के हैंडल से आपने ट्वीट करा दिया, मुख्यमंत्री को उस पर सफाई देनी पड़ गई। ऐसे अफसरों के खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री के हैंडल से पहली बात तो जारी ही क्यों कराया गया? मुख्यमंत्री जी के हैंडल से मुख्यमंत्री जी को बताया गया होगा, मुख्यमंत्री जी को बाकायदे बताया गया होगा कि महाराज जी एआई, हर आदमी एआई कर रहा है। एआई के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। एक आईएएस अधिकारी एक दिन मुझसे मिले, बोले अब तो एआई का जमाना आ गया। हमने कहा एआई क्या करेगा, बताइए जरा मुझे। एआई के बारे में जानकारी नहीं है। मैंने भी एक आईएएस ऑफिसर से पूछा एआई के बारे में, वो चैट जीपीटी के अलावा एआई जानते ही नहीं है। लेकिन एआई सब लोग किए जा रहे हैं। अरे भाई, पहले एआई के बारे में जानिए। अभी एआई समिट हुआ था दिल्ली में, उसमें पहले ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो है वो भद पिटवा दी थी। रोबोटिक कुत्ता लाके खड़ा कर दिया, चाइनीज कुत्ता था, और उसकी वजह से भद पिटी। तो अब उत्तर प्रदेश में दरअसल देखिए, मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की मंशा बड़ी स्पष्ट है। वो 2 मामलों में बहुत साफ हैं। पहला, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार के कितने एवेन्यूज हो सकते हैं, इस पर योगी जी हमेशा चिंतन करते रहते हैं। बल्कि अफसर इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि योगी जी कहते हैं भर्ती करो, भर्ती करेंगे तो सरकारी पैसा खर्च होगा। पैसा तो टैक्स का ही आ रहा है, अफसर को क्या चिंता होनी चाहिए? अब ये प्राइवेटाइजेशन आया,
जैसे एआई है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ही ज़्यादा रोजगार मिलेगा। 25,000 करोड़ का अगर एआई में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो निश्चित तौर पर कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ये अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन ये एक धोखा हो गया। पुच एआई, PUCH उसका कंपनी का नाम है, एआई, पुच एआई, अभी 1 साल पहले कंपनी बनी है और वो 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अब बात तो बहुत बड़ी है, अगर ये बात सच है, अगर वो उस कंपनी की वर्थ होती तो आज योगी जी ट्रोल नहीं होते। लेकिन उस कंपनी की वर्थ नहीं है। और आप पुच एआई से जब आप संपर्क कर रहे हैं, एआई के बारे में काम करने जा रहे हैं, तो एआई से ही पूछ लेते कि पुच एआई क्या करती है। एआई से ही जानकारी कर लेते कि भाई पुच एआई का कितना टर्नओवर है, हैसियत क्या है उसकी हैसियत क्या है, उसका जो मालिक है को भाटिया करके उसकी क्या हैसियत है, ये सब कुछ एआई बता देता है। इसका मतलब है कि आप एआई को लेकर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को बाद में बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को बना रहे हैं। आप अपनी सरकार के वो मुखिया जो दिन रात आपसे रिव्यू मीटिंग में हिसाब किताब ले रहे हैं, आप उनके सामने बार बार ये गलतियां लेकर के जा रहे हैं, और न सिर्फ लेके जा रहे हैं, आपकी आपने उनके माथे पे चिपका दिया। तो ये मुख्यमंत्री जी को आप धोखा दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस मुख्यमंत्री को आप धोखा दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। अब यही होता क्या है, अब आपने देखा चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो इस सरकार में सही नहीं है। एक गांव में कहावत कही जाती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। योगी जी अकेले भाड़ नहीं फोड़ सकते हैं, उसके लिए उनकी पूरी टीम। There has to be a system. हाँ, there has to be a system। उस सिस्टम में किस तरह के लोग हैं, लेकिन अगर उस सिस्टम में बैठे लोगों को के खिलाफ एक्शन होने लगेगा तो डर पैदा होगा। पर वो सब खुद डर है, वो सब एक दूसरे को खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं, तो डर हो गया है खत्म। अफसरों को डर नहीं है। जैसे इसी पुच एआई का, अब भले योगी जी ने क्लास ले लिया हो, सब कुछ हो गया हो, लेकिन जो अफसर इसके लिए दोषी होगा उसको बचाने की रणनीति भी तैयार हो गई होगी। बाकी अफसरों ने उसके साथ एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लिया होगा, और क्या महाराज जी को बताना है ये भी तय कर लिया होगा। ये किसी भी सत्ता सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक होता है। अच्छा, मुझे एक भाषण याद आता है विधानसभा के भीतर मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव की सरकार गई थी और मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी। मुलायम सिंह यादव सदन में चुन करके आए थे। तो मुलायम सिंह ने जब पहला सदन शुरू हुआ, विधानसभा सरकार गठित होने के बाद, विधानसभा गठित होने के बाद, तो मुलायम सिंह ने, विपक्ष के नेता थे वो, तो सदन में जब उनको बोलने का मौका आता है तो बोलते हैं मुलायम सिंह यादव, कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप इन अफसरों को नहीं जानती हैं, यही अफसर मेरे साथ थे, किसी के सगे नहीं है, और इन्होंने मुझे गुमराह किया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप गुमराह हो, क्योंकि मैं हो चुका हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप हो। बड़ा लंबा भाषण उन्होंने दिया था। आप इनसे सावधान रहिए, अगर आप इनसे सावधान रही तो आपकी सरकार बहुत अच्छे से चलेगी और बहुत आगे आप जाएंगे। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। मायावती की बड़ी तारीफ किया मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन अफसरों के बारे में उनकी राय ये थी। दरअसल हालांकि लेकिन अंततः वो भी उसी ट्रैप में आई अंततः, लेकिन फिर भी मैं मायावती को एक चीज में मानूंगा कि वो अफसरों के ट्रैप में पूरी तरीके से नहीं रही। जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे, मैं जितने चीफ मिनिस्टर को देखा हूं, कल्याण सिंह जी अफसरों के जब तक वो ऑफेंसिव रही तब तक वो नहीं रही। लेकिन द मोमेंट वो डिफेंसिव हुई, जैसे 2007 से 12 में वो अपेक्षाकृत पिछले कार्यकालों के थोड़ी डिफेंसिव थी और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। देखिए क्या है, मायावती का डर अफसरों में जबरदस्त था। जिस कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं 2007 से 12 की, आपने भी देखा होगा कि अम्बेडकर का जो वो है बन रहा था, मॉन्यूमेंट बन रहा था। और उस मॉन्यूमेंट में जब मायावती जी जाती थी, खुद जाती थी दोनों, जिस दिन वो जाती थी, एलडीए के अफसर रात भर सोते नहीं थे। एक रात पहले से मतलब नहीं सोते थे। क्यों नहीं सोते थे? दहशत थी कि कल बहन जी अगर एक तिनका यहाँ मिल गया तो हमारी नौकरी गई। ये डर अफसर के भीतर पैदा होना चाहिए।
ये डर योगी जी का था, लेकिन अब ऐसा काकस बन गया है कि योगी जी का डर खत्म हो गया है अफसरों में। और जब किसी भी अफसर के भीतर डर खत्म हो जाता है तो वो मनमानी करता है। जैसे डीएम एसपी के भीतर भी कोई डर नहीं है। डीएम अच्छा, अफसर भी बहाना खोज लेते हैं, साहब हम आपके लिए सोच रहे हैं, हाँ। हम आपके लिए चिंता कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये निशाना साधा जा रहा है। मतलब जो अपना निशाना है वो आपको आपकी तरफ डाइवर्ट कर देता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया कि आपके ऊपर जिम्मेदारी ना आए, इसलिए आपने वो मुख्यमंत्री जी की तरफ उसको पुश कर दिया। जबकि होना ये चाहिए था कि आप जिम्मेदारी लेते, आप खुद अपनी गलती मानते, एक्शन होता। और भाई चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस लिए बिठाएं? ताकि आप अपने सबऑर्डिनेट्स के खिलाफ एक्शन ले सकें, उन पर रिपोर्ट बना करके देखें। आपने क्या किया? आई एम सेफ। आई एम सेफ क्यों मान बैठा है? यस, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी की पूरी कायनात, जैसे कहते हैं ना कि एक चीज को होने के लिए पूरी कायनात एकजुट हो जाती है, तो ये आईएएस अफसरों को बचाने के लिए पूरी कायनात वो एक कर डालते हैं। दरअसल है क्या कि ये जो अफसर हैं, जैसे ये घटना घटी पुछियाई वाली, मैं इस घटना को छोटी घटना नहीं मानता हूं। और मैं पहले ही बोला कि पहली बार योगी आदित्यनाथ जी को ट्रोल किया गया है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पे लिखा कि महाराज जी प्रणाम। उसे प्रणाम, मतलब उसने वीडियो बनाया कि महाराज जी प्रणाम, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए, योगी जी की छवि एक एकदम अलग तरह की मुख्यमंत्री की, फायर ब्रांड डायनेमिक और ये वो। अब अगर उन पर ये चस्पा हो जाएगा कि वो फेक नैरेटिव चला रहे हैं, फेक क्रेडिट ले रहे हैं, किसी चीज का क्रेडिट ले रहे हैं, फेक एमयू कर रहे हैं, तो उनकी क्रेडिट तो मिट्टी में। जबकि हम आप सब जानते हैं कि भाई अपना कोई ट्विटर हैंडल वो तो नहीं हैंडल कर रहे हैं। लेकिन मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि करोड़ों रुपया इस काम में खर्च होता है सरकार का। जितना पैसा आज की तारीख में खर्च हो रहा है कैंपेन प्रचार में, इससे पहले कभी नहीं खर्च हुआ। इतना पैसा खर्च होने के बाद अगर इतनी, मतलब ये गलती शब्द तो छोटा है, ये तो पाप जैसा है। जब पहली बार कोई 9 साल में ट्रोल हो रहा हो, ब्लंडर शब्द भी मुझे लगता है छोटा है। और ये कोई एक सीक्वेंस सा बन गया। मतलब मैं जो, और आप देखिए कि भाई आप, ये घटना हो जाती है, एमयू हो गया होगा, ठीक है, एमयू के बाद किसी ने पता करने की नहीं कोशिश करी कि भाई ये सच है कि गलत है? किसी ने नहीं कोशिश नहीं। पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं, कि सबको पता था। और मैं इसीलिए हैरान हूं कि मैंने जो इंटरनल जानकारी की है, अच्छा, मैं सबको पता था। जी हाँ, ये पता था, और पता होने के बाद ये गलती हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे अफसर को सस्पेंड करना है। इसका मतलब कि योगी जी को बदनाम करने की, जी हाँ, इंटरनल गेम है, ये साजिश है, इंटरनल गेम है। और आप, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि संयोग क्यों नहीं लगता है, और कई बार प्रयोग लगता है। कोई भाई गोरखपुर में मर्डर हुआ, ठीक है, वहां राधा मोहन दास अग्रवाल गए और उनके बयान को बड़ा हाईलाइट किया गया। उन्होंने कहा कि मैं संसद में नंगा कर दूंगा, ये कर दूंगा। जब घटना हुई, यूपी कॉलेज में मारा गया, उसकी मौत हो गई, उसको गोली मार दी गई, सरेरा। वहां पर भी एक नैरेटिव डेवलप करने की कोशिश, प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी, बैक टू बैक एक 24 घंटे के अंदर मर्डर। फिर आप चले आइए दूसरी जगहों पर किस तरह से घटना हुई। और अब देखिए, कल देर रात एक तरफ एआई वाला मामला चला, दूसरी तरफ शाहजहांपुर में क्या हुआ। शाहजहांपुर में वो शहर, जिस शहर से 3 मंत्री, जितिन प्रसाद वहीं के रहने वाले केंद्रीय मंत्री, सुरेश खन्ना लगातार दोनों सरकारों में मंत्री, ताकतवर मंत्री यूपी सरकार के, जेपीएस राठौर मंत्री हैं वहां से। और उस शाहजहांपुर में अब तो कंपनी के खिलाफ एफआईआर वगैरह हो गई, लेकिन वहां पर क्रांतिकारी वीर जिनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, उनकी मूर्ति टूट गई। मूर्ति टूट नहीं गई, तोड़ दी गई, और वो भी बाकायदा जेसीबी लगा करके। भाई देखिए, ऐसा है अनिल जी कि ये डर ही नहीं है कि क्या होगा इसका। जब काशी में महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ दी गई, और उसमें भी गुमराह किया। यूपी सरकार के एक मंत्री ने कहा कि एआई की तस्वीरें हैं। एआई की तस्वीरें, मंत्री ने मुख्यमंत्री जी नहीं, मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया। जो मैंने जानकारी की कि जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे तो मुख्यमंत्री को मंत्री ने कहा, साहब ये एआई फोटो है, ये लोग बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब इस तरह का कैरेक्टर रहेगा, जब इस तरह की चीजें होंगी, एक जगह
अहिल्याबाई कोई एक तरफ अहिल्याबाई होलकर का पूरी बीजेपी जन्मदिन मना रही हाँ, उनका भव्य पूरे राष्ट्र स्तर पर मना रही है। राष्ट्र स्तर पर मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है। तो जब इतने बड़े मामले में किसी के खिलाफ एक्शन हुआ नहीं हुआ, उल्टे मीडिया पर धमकी दी गई, मीडिया को ही धमकाया गया, ना कुछ FIR वगैरह भी हुई। कुछ FIR वगैरह भी हुई कि AI जनरेटेड है। सवाल ये उठता है कि जब उसमें एक्शन नहीं हुआ तो सौंदर्यीकरण के नाम पर इन शहीद जो 71-72 में मूर्ति लगी थी, जिनको अब कोई ब्रह्म प्रसाद बिस्मिल को कौन याद करता है, अशफाकुल्ला खान को कौन याद करता है, कोई याद कर रहा है? नहीं याद कर रहा है। तो जब नहीं याद कर रहा है, तोड़ दिया, देखा जाएगा। अब वो स्थिति नहीं रही। नहीं, पर आपको ये लगता है, मतलब देखिए यही चीज है कि अगर इन जगहों पर शायद पहली दूसरी तीसरी जगह कोई एक्शन हो गया होता तो बिल्कुल होता, तो डर पैदा होता। लेकिन ये एक्शन कौन, योगी जी, ऐसा नहीं है कि योगी जी नहीं चाहते एक्शन हो। निश्चित तौर पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर वहां तैयार कर दे तो एक्शन से बच जाते हैं। तो जब एक्शन से ही बच जाते हैं, वो अपने तीर महाराज की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। आप बताइए कि पुलिस भर्ती बोर्ड में एक प्रश्न आया जिसमें ब्राह्मणों को लेकर के पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन के जवाब में। जांच हुई, योगी जी भी नाराज हुए, विधायकों ने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम ने लिखी, पूर्व डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी। क्या हुआ? कुछ हुआ? कहाँ है जांच, कहाँ है एक्शन? नहीं हुआ। तो ये क्या है कि जैसे जनता को भुला देते हैं ये लोग कि जनता भूल जाएगी। आज क्या घटना हुई, 10 दिन बाद जनता भूल जाएगी। जैसे काशी की जनता भूल गई कि 150-200 मंदिर तोड़े गए, भूल गई। मोदी जी फिर जीत गए। वो कह रहे हैं नई मतलब डिजिटल युग में नई मेमोरी क्रिएट कर दो, नई तो ओल्ड मेमोरी जो है वो अपने आप डाउन हो जाएगी। तो यही डिजिटल युग चल रहा है। तो हम लोगों पर भी डिजिटल का असर हो रहा है कि इसको कम किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। खत्म हो गया, खत्म। मैं तो आज चर्चा कर रहा हूं, किसी को याद है? किसी को घटना याद है? नहीं याद है, खत्म हो गई। सवर्ण मोर्चा अपना चिल्लाता रहे। नहीं, कोई कहीं चिल्लाता है। मतलब अब तो कई अवसरों पर भी मौका मिलता है तो वहां पर भी ये सब बातें कोई नई सवाल में भी नहीं पूछता है। कोई नहीं पूछता। किसी न्यूज कॉन्क्लेव में भी आप जाइए, वहां भी ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं। वो तो देखिए क्या है कि न्यूज कॉन्क्लेव भी पूरी तरह प्रायोजित होता है। पर आपको ये लगता है कि इन मामलों को, विपक्ष को भी चुनावी साल में अवसर है इस तरह के मामलों को सरकार को घेरने पर मुझे लगता है कि विपक्ष विद इन ज्यादा है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है यही विपक्ष है। एक्चुअल विपक्ष देयर इज नो एक्चुअल ऑपोजिशन काइंड ऑफ, क्योंकि ये मौका था जहां पर विपक्ष को एकदम सरकार को पकड़ लेना चाहिए। असल चीज देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष कौन है? अकेले अखिलेश यादव हैं विपक्ष, और कोई विपक्ष है? पर उनके साथ 111 MLA हैं, उनके और नेता हैं, पर मुझे लगता है उनके नेताओं को भी अपने काम धंधे की ज्यादा चिंता है। देखिए क्या है कि वो अपना काम में लगे हुए हैं। काम कौन कर रहा है? केवल और केवल अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव ने इसको ट्वीट किया है, इस मसले को, PTI वाले को खुद ट्वीट किया है। अखिलेश यादव के अलावा कोई नेता उनकी पार्टी में बोलते हुए आपको नजर आता है? देखिए बीजेपी में उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए तो मुख्यमंत्री जी के बाद बहुत सारे नेता हैं। 2 डिप्टी CM ही बोलने वाले हैं, उसके अलावा कई मंत्री हैं जो बोलते रहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के पास अकेला व्यक्ति खुद है, खुद ही बोलते हैं। तो अकेले वो विपक्ष हैं। कांग्रेस करती है ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी लगी हुई है, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन उनके पास उतनी बड़ी जमीन नहीं। अखिलेश यादव के पास जमीन है, उनकी बात थोड़ी सुनी जाती है, लेकिन मीडिया उनको जगह नहीं देता है। कुलदीप यादव की शादी हुई, क्रिकेटर, मैं कई अखबारों में मैंने देखा, कुलदीप यादव की शादी में अखिलेश यादव भी गए थे, योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे। योगी आदित्यनाथ जी की फोटो पहले पन्ने पर बॉटम में छपी थी, अखिलेश यादव फोटो नहीं छपी थी। तो पूरे अखबार में नहीं थी। पूरे अखबार में नहीं थी। सच है, पूरे अखबार में नहीं थी। तो आप बताइए कि अखिलेश यादव ने कौन सा जुर्म कर दिया भाई? अब एक नया नैरेटिव आया। अब ये मीडिया दरअसल क्या है, मीडिया भी पूरी एक तरीके से विपक्ष को इग्नोर कर रहा है। तो इस वजह से पता ही नहीं चल पाता है कि विपक्ष कर क्या रहा है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, इस पर हट करके एक और टॉपिक पे, एक टॉपिक और बर्निंग है, वो है धुरंधर 2 का। और उसमें
जैसे अतीक अहमद की एंट्री हुई। अच्छा मुझे बताइए, ये गेम नहीं है, मतलब अतीक अहमद की एंट्री हुई, दाऊद इब्राहिम की एंट्री हुई, आपका जो जिसको कहते हैं ना कि सिनेमैटिक डिजायर है कि अब आप किसी को, जैसे वीडियो गेम खेलते थे बच्चे, तो किसी को घूसा मार दिया, फैंटम को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, किसी को मारते तो फील होता था कि हमने इसको मार गिराया। इस फिल्म में भी अतीक अहमद और दाऊद का जो हस्र दिखाने की कोशिश हुई, या जिस तरीके का उनकी एंट्री हुई है, जो उनका रोल या जेस्चर जिस तरह दिखाया गया, उसे प्रतीत हुआ कि इस प्रकार का डिजायर जो है उसमें मैनेज किया है। पर एक चीज मुझे मिसिंग लगी, उसमें अतीक अहमद भी दिखे, उसमें दाऊद इब्राहिम भी दिखा, उसमें कोई अजीत डोभाल भी दिखे, और उसमें कोई प्रशांत कुमार भी दिखे। पर बॉस अतीक अहमद के कुनबे का या मुख्तार अंसारी के कुनबे का या उनके साम्राज्य का अगर किसी को नेस्तनाबूद करने का क्रेडिट मिलेगा तो वो प्रशांत कुमार को मिलेगा या योगी आदित्यनाथ को मिलेगा। वो दाऊद इब्राहिम को या किसी आईएसआई को, किसी नोटबंदी को करने का जो वो है क्रेडिट है, वो किसी अजीत डोभाल को मिलेगा, किसी नरेंद्र मोदी को मिलेगा। ये मुझे समझ में नहीं आया। तो इस पिक्चर में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का एक्शन क्यों उस तरीके से नहीं पोर्ट्रे किया गया जैसे प्रशांत कुमार और अजीत डोभाल का किया गया। पहली बात तो ये है कि दाऊद के खिलाफ मोदी जी ने क्या एक्शन लिया, अजीत डोभाल ने क्या एक्शन लिया, किसी को पता है? किसी को नहीं पता है, पर अगर दिखाना है नहीं, किसी को पता है। इस 11 साल में दाऊद, अब वो तो कह रहे हैं कि नोटबंदी इसीलिए की गई, तो टोटल हाँ देखिए क्या है, दाऊद इब्राहिम, नोटबंदी की गई थी अभी गुजरात में, अभी गुजरात में कई लाख करोड़ रुपए बरामद हुआ, अभी गुजरात में ही बरामद हुआ। कहाँ के लिए नोटबंदी है भाई? ये तो सब फेक नैरेटिव है। दरअसल है क्या, ये फिल्म पूरी तरीके से प्रोपोगंडा फिल्म है, पूरी तरीके से। धुरंधर, जब पहली धुरंधर आई थी जिसमें रहमान डकैत के बारे में कहा गया था, बलूच है वो रहमान डकैत, मैं भी उस फिल्म को मैंने देखा था। मैं जानबूझ करके फिल्म 2 देखने नहीं गया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि क्या आप देखेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि जो इसका रिव्यू आया वो बड़ा खराब आया। नहीं, आपके लिए स्क्रीनिंग करा देंगे सर, फिल्म तो देखनी चाहिए। फिल्म तो चाहे प्रोपेगेंडा ही क्यों ना हो, हमारा तो काम है, फिल्म तो देखेंगे जरूर। जब मैं देखिए क्या, रहमान डकैत में भी अजीत डोभाल घुस रहे हैं। अजीत डोभाल कहाँ थे उस समय? क्यों, पाकिस्तान में तो उनका काफी काम है, कहते हैं लोग तो काफी लंबे समय तक उन्होंने वहां एक्शन लिया। रहमान डकैत जब मारा गया, और उसमें उनका फेलियर और सक्सेस दोनों दिखाया गया। नहीं, देखिए क्या, उसमें इंदिरा जी के बारे में और कहाँ कहाँ के बारे में दिखाया गया, ये सब फर्जी चीजें, उसमें भी कुछ एक हिस्सा फर्जी था। लेकिन क्या है, फिल्म को हम एंटरटेनमेंट की दृष्टि से हम देखें, लेकिन जब हम सच्चाई के नज़दीक भी देखते हैं कि मतलब ऐसी घटना यहाँ हुई होती है, फिल्म में ये दिखाया जाना चाहिए कि आखिर इतनी पुलिस वालों के बीच में अतीक अहमद की हत्या कैसे कर दी जाती है। इसके लिए जो मूंछ वाले जो डीजीपी रहे, जिनकी तस्वीर उसमें दिखाई गई है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ, मेरे से उनके कैरियर का ये सबसे बड़ा धब्बा है, दाग है प्रशांत कुमार के। प्रशांत कुमार जैसे नकारे अफसर, मैं उनको नकारा अफसर कहता हूं, मूंछ रख लेने से कोई मलखान सिंह डकैत नहीं हो जाता है। ये नकारापन है उनका, ये इस वजह से नकारापन है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और आप बता नहीं पाए कि वो कैसे मारे गए, क्यों मारे गए, कौन मारा। ये आपको पता है कि किसने मारा था अतीक अहमद को, किसने मरवाया? किसी ने मरवाया होगा। और आज अतीक अहमद के नाम पर वहां कई बिल्डर ऐसे हैं, कई बिल्डर जो आज की तारीख में भी अतीक अहमद का पैसा लेकर के बैठे हुए हैं और उनके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं ले रही क्योंकि पुलिस उनसे पैसा वसूल रही है। अतीक अहमद तो चला गया, अतीक अहमद का हजारों करोड़ का जो साम्राज्य था वो उसका क्या हुआ? वो किसके पास है? वो पुलिस वालों के पास है। वो वहां के जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, एक अग्रवाल बिल्डर है, उसके पास बहुत पैसा है। एक अग्रवाल बिल्डर है वहां का जो उसका पार्टनर था, और एक मुस्लिम बिल्डर भी था जिससे काफी पूछताछ हुई, लेकिन वो बच निकला। किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जिसके पास उसके पैसे थे उनके खिलाफ कोई नहीं। तो ये तो मारा ही इसीलिए गया, पुलिस से मिल करके उसकी हत्या कराई गई।
ये आज नहीं मैं कह रहा हूं, मैं जो बात ये कह रहा हूं आगे चल के खुलेगी। देखिए पुलिस में आईपीसी में जो मुकदमा दर्ज होता है वो कभी भी खुल सकता है। आज वो लोग बच गए हैं, आगे चल करके फंसेंगे ही फंसेंगे। कभी भी पुलिस महकमे की फाइल आईपीसी सीआरपीसी में जो मुकदमा दर्ज होता है वो कभी भी आज नहीं 50 साल बाद भी खुल सकता है। आज हालात ऐसे हैं कि वो लोग मौज कर रहे हैं, वो पुलिस वाले मौज कर रहे हैं। करोड़ों रुपया इसमें ऐसे ऐसे अफसर हैं जिन्होंने अतीक अहमद की कम से कम 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया कमाया है। वो कौन लोग हैं? तो ये जो कार्रवाई मैं जो बात कह रहा था, ये तो एक पहलू है ही। तो मैं जो बात कह रहा था कि भाई आपको क्रेडिट, तो अगर किसी को क्रेडिट है इस बात का कि उसके साम्राज्य, देखिए नहीं मैं कहता हूं उसके साम्राज्य का, भाई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मान लीजिए उसने कोई घटना की, ये बात तो आप मानेंगे कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक बड़ा चैलेंजिंग इंसिडेंट था, उमेश पाल की हत्या। उसके आरोपियों को पकड़ना, उनका इनकाउंटर करना, उनकी सलाखों को पीछे लेके जाना, वरना तो अतीक अहमद तो एक तरीके से यूपी पुलिस या यूपी गवर्नमेंट के हाथ से स्लिप कर चुका था। वो शिफ्ट हो चुका था गुजरात की तरफ और अपना बिजनेस भी लेके जा रहा था। शिफ्ट नहीं हो चुका, तो बाद में शिफ्ट हुआ। नहीं, वो भी एक साजिश का हिस्सा हाँ, है, ठीक है, उसकी एक अलग कहानी है। हाँ, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि ये जो उसका नेटवर्क है उसको अगर ध्वस्त करने का किसी को क्रेडिट जाएगा, योगी जी को जाएगा, वो योगी आदित्यनाथ को जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का अगर नेटवर्क ध्वस्त करने की बात आती है तो क्रेडिट गोज टू योगी जी। योगी जी का कमिटमेंट था, योगी जी की मतलब सोच थी, समझ थी, उनको जाता। वो वीडियो तो नहीं किसी को भूल सकता ना कि अखिलेश यादव एक तरफ विधानसभा में बोल रहे हैं और कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद है, और एक तरफ मुख्यमंत्री खड़े होते हैं कहते हैं मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और कुछ दिन बाद उस घटना के आरोपी मिट्टी में मिलाए जाते हैं। अब वो फिर उस घटना के अंदर क्या कैसे है, गुड्डू बमबाज कहाँ है, कौन किसका क्या हुआ, असद का क्या हुआ, यानी अतीक के बेटे का क्या हुआ, और तमाम सारी घटना। अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद की पत्नी कहाँ है? शाइस्ता, अब तो कहते हैं लोग बांग्लादेश में। कैसे चलेगी बांग्लादेश? भाग के गई, बच के गई। ना। अतीक अहमद दरअसल क्या है, जब भी मिली जुली चीजें होती हैं, भाई पुलिस, अतीक अहमद मर गया, अतीक अहमद का मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद जो बाकी, अब सब लोग लग गए उसके साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए, उसका पैसा वसूलने के लिए। पैसा कैसे मिलेगा? सबको पैसे की चिंता थी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे उसके जो अपने करीबी लोग हो। सब पुलिस का ध्यान हट गया शाइस्ता अंबर से। नहीं तो वो भी शाइस्ता मिली होती, लेकिन पुलिस का अब ध्यान नहीं रहा है। क्यों? उनका गोल अचीव हो गया, उनको लगता है अचीव हो गया, खत्म हो गया, मर दिया, खत्म हो गया। तो इस नाते ये तो क्रेडिट तो पूरी तरह हुई जाती है, लेकिन जब फिल्में बनती हैं, प्रोपेगेंडा फिल्में, तो हो सकता है कि प्रशांत कुमार ने भी कुछ पैसा उसको दिया हो, फिल्म वाले को। प्रशांत कुमार ने भी कुछ पैसा दिया हो फिल्म वाले को, कहा भाई देखो ये हमको कुछ हाईलाइट करो। आजकल वो पॉडकास्ट वगैरह कई सारे दे रहे हैं। जीवन में हाईलाइट तो हो नहीं पाए वो। भाई डीजीपी लंबे समय तक रहे वो, कार्यवाहक, लेकिन उनके खाते में एक काम नहीं लिखा गया है। कोई एक काम बता दीजिए लिखा गया। नहीं, चर्चा रही कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा की। ओहो, कांवड़ियों मेरठ में हो रहे इनकाउंटर्स, उनके रिजीम में कौन सा इनकाउंटर किया उन्होंने क्या किया? उनके पुलिस के मुखिया निर्देशन में क्या हुआ? उनके ऊपर ये सबसे बड़ा काला धब्बा है कि उनके रिज्यूम में सैकड़ों पुलिस वालों के बीच एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों का मर्डर हो जाता है। ये सबसे बड़ा धब्बा है, इसको कोई माने या ना माने। एनीवेज, खैर इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। पर ये जो बात है कि ये अचानक जो चीजें हो रही हैं, ये कोई संयोग तो नहीं लगती हैं, लेकिन ये जो कोशिश हुई है खासतौर पर चीफ मिनिस्टर को बदनाम करने के लिए, उनको अंधेरे में रख करके इस तरह की काम करने के लिए, ये जरूरी है कि यहाँ पर एक बड़ा एक्शन, क्योंकि अगर एक्शन नहीं होता है तो इस तरह की और घटनाएं सामने दिखाई पड़ सकती। अफसरों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, खासतौर पर इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, कह रहे क्या हो जाएगा, अंततः तो हम बच ही जाएंगे। और सरकार का आखिरी कार्यकाल का आखिरी हिस्सा है, अब इसके बाद फिर चुनाव में जाएंगे, चुनाव के बाद जो परिणाम होगा वो होगा।
और उससे पहले अगर इस तरह की घटनाएं बैक टू बैक होती हैं तो मुझे लगता है टॉप लीडरशिप को भी सोचने की जरूरत है, नहीं मुख्यमंत्री को सोचने की जरूरत है कि इन इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त एक्शन आखिर कब लिया जाएगा, कितनी गलतियों तक उनको माफ किया जाएगा और कितना मौका उनको दिया जाएगा। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमारा लगातार इंतजार रहेगा। ब्रेकिंग ट्यूब को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, ताकि इस तरह की पेशकश हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।